वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर जो आपका 4 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, फिजिक्स के 2 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको अच्छी तरह से जाकर वॉच कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में 70/70 अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का हम पेपर करेंगे। टोटल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और 70 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके निर्देश आते हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से निर्देश आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी दिए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न आता है आपका, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला है इसका, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड क्या होता है, इसका चिन्ह आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर ये चिन्ह आ जाए, जेनर डायोड कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये लकवा मार गया है, इसको इस प्रकार से दिखता है। ये आगे से इधर होता है, पीछे से इधर होता है। ठीक है, ये होता है जेनर डायोड। ये क्या होता है, जेनर डायोड एक विशेष रूप से तैयार किया गया, बनाया गया पीएन संधि डायोड होता है, जो उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति क्या होती है, उत्क्रम अभिनति यानी कि पश्च अभिनति। ठीक है, पश्च अभिनति में इसको जोड़ते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। उत्क्रम अभिनति होती है रिवर्स वाइस, इंग्लिश में अगर हम बोले तो रिवर्स वाइस। ठीक है, तो यह विशेष रूप से बनाया गया पीएन संधि डायोड होता है, जो उत्क्रम अभिनति में भंजन विभव पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। भंजन विभव क्या होता है, आपने देखा होगा उत्क्रम अभिनति में जो आपकी धारा होती है वो पहले तो नहीं बहती उसमें, लेकिन एकदम से वोल्टेज का मान बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, वोल्टेज का जब मान बढ़ जाता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या लगाते हैं, जेनर डायोड लगाते हैं। तो जेनर डायोड आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। बी वाला है आपका, ओमी प्रतिरोध क्या है? इन चारों में से ओमी प्रतिरोध क्या होता है? तो ओमी प्रतिरोध क्या है, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, ओमी प्रतिरोध वो होता है जो ओम के नियम का पालन करता है। अब ओम के नियम का पालन कौन करता है, धातुएं, सुचालक करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रांजिस्टर होगा नहीं क्योंकि ये अर्धचालक होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी नहीं होगा क्योंकि ये भी अर्धचालक होता है, संधि डायोड भी नहीं होगा क्योंकि ये भी अर्धचालक होता है, तांबे का तार क्या होता है, चालक होता है। तो बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखना है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला तीसरा है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है? 2 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से क्लियर करूंगा, अगर आपको इसके बाद कोई डाउट रहे तो मेरा नाम बदल देना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में फोकस दूरी जो नेत्रिका की होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी यानी कि एफ ई आई, अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या होती है, एफ ऑब्जेक्ट। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात। अगर आ जाए प्रश्न में खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी अगर परीक्षा में आ जाए तो उसमें उल्टा होता है, जो नेत्रिका की फोकस दूरी है वो ऑब्जेक्ट यानी कि अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। तो आपको दोनों ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे लगें, ये क्लियर अगर आपका हो गया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही तैयारी होती है, यहाँ पे रट्टा नहीं कराया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कॉन्सेप्ट। चौथा है आपका, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? पिछले वीडियोस में मैंने आपको रेगुलरली बताया है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट, पांचवा है आपका, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। अब मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसमें दूसरा आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मजबूर कर देता है मेरा कॉन्सेप्ट। तो आपको सूत्र याद रखना है, एल बराबर, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है एल बराबर μ0n² A/L, ये आपका सूत्र होता है कुंडली के स्वप्रेरकत्व का। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, इसमें आपको एन यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या दिख रही है, एरिया दिख रहा है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है कुंडली का, πr²। ठीक है, तो इसमें आपको त्रिज्या भी दिख गई, लंबाई भी दिख गई, कौन नहीं दिखा, आई नहीं दिखा, तो ये आई यानी कि धारा पर निर्भर नहीं करेगा, तो आपको कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। कुछ इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। पांचवा कंप्लीट हो गया। छठा है आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बार बार मैं रेगुलर वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, और इसके साथ में आपको याद रखना है
एसी डायनेमो जो होता है, एसी जनरेटर, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ वो भी परीक्षा में डायरेक्ट हिट करती है, तो ऐसा नहीं कि जो इस पेपर में वही आपको तैयार करना है। मैं अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको भी आपको खास ध्यान रखना है, वो भी परीक्षा में आएंगी, ताकि आप 70/70 के हकदार बन जाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या उत्पन्न करती है, कैसे उत्पन्न होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में तीनों चीज़ बता दी थी, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आवेश स्थिर है, क्यू का अगर वेग 0 है, आवेश अगर स्थिर है, तो वहाँ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है कि अगर आपका आवेश गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा अगर आवेश गतिमान है। तीसरी स्थिति हो जाएगी आपकी कि अगर आवेश गतिमान तो है लेकिन उसका वेग नियत नहीं है, वेग अगर नियत नहीं है यानी कि वेग कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा त्वरण। त्वरण अगर आ गया तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो अगर आपने तीनों स्थिति कंप्लीट तैयार कर ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश से ही उत्पन्न होंगी क्योंकि वेग समान नहीं रहेगा। तो ए ऑप्शन आपको इसका राइट आंसर कर देना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके कंप्लीट जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार से लिखना है। पहले में आपको जेनर डायोड राइट आंसर लिखना है, दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना है कॉपर वायर, तीसरा जो है उसमें आपको लिखना है मोर देन होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। नेक्स्ट आपका सेल्फ इंडक्टेंस काय पर निर्भर नहीं करती है, कोइल, करंट ऑफ द कोइल पर ये डिपेंड नहीं करती है। एफ वाला है आपका ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये वाला आपको बी वाला इसमें राइट आंसर लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज से उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही विकल्प तैयार कर लेना है। दूसरा आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी है, तो देखिए इसको भी मैं पूरा खोल के रख देता हूँ। आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों से अगर कोई डाउट रहे तो मेरा नाम आप बदल देना। देखिए आपको एक वर्ड याद करना है, गैप डमर। ठीक है, GEPDAMR, ये हो जाएगा आपका गैप डमर। गैप डमर क्या होती है, आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। जी से हो जाएगा आपका गामा, ई से हो जाएगा एक्स, पी से हो जाएगा पराबैंगनी, डी से हो जाएगा दृश्य प्रकाश, ए से हो जाएगा अवरक्त किरणें, एम से हो जाएगा माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, और आर से हो जाएगा आपका रेडियो तरंगे। ठीक है, इन तरंगों में तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमड़ा जो तरंग दैर्घ्य होता है, इनका होता है बढ़ता क्रम। कैसा होता है, बढ़ता क्रम। यहाँ से सबसे कम होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और जो आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है उसका घटता क्रम, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक होती है और यहाँ पर सबसे कम होती है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वो हो जाएगी गामा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो हो जाएगी रेडियो। इसके विपरीत अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो वो हो जाएगी गामा, और किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी रेडियो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। इनके मैं खोजकर्ता की ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और कोई भी डाउट ना रहे इससे। देखिए गैप डमर आपको ये याद कर लेना है, GEPDAMR। ठीक है, गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, और रेडियो तरंगे। अब इनकी ट्रिक है खोजकर्ता की बेरोड नवीहम, बेरोडनावीहम, ये हो जाएगी इनकी खोजकर्ता की ट्रिक। बे से हो जाएगा आपका बेक्यूरल, रो से हो जाएगा रोन्टजन, ये इनके खोजकर्ता नीचे ही लिख दिए मैंने। ठीक है, बेक्यूरल, रोन्टजन, डा से हो जाएगा आपका डब्ल्यू रिटर, ना से हो जाएगा न्यूटन, वी से हो जाएगा विलियम हर्शेल, हाँ से हो जाएगा हर्ट्ज, और माँ से हो जाएगा आपका मार्कोनी। ठीक है, तो ये आपके खोजकर्ताओं की ट्रिक हो जाएगी कंप्लीट। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है। आवृत्ति का बढ़ता क्रम होता है, मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर जो होगी सबसे पहले वाली यानी कि जी, यानी कि गामा किरणों की तरंग जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक हो जाएगी गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की, गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरा है आपका धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका है जो है वो आपकी दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दंड चुंबक क्या होता है, दंड चुंबक होता है आपका बार मैग्नेट, इसे हम छड़ चुंबक भी बोल सकते हैं। ठीक है, छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक इसे हम बोल सकते हैं। परिनालिका क्या होती है, परिनालिका होती है आपका एक तार होता है, इस पर हम कुंडलियाँ अगर लपेट दें, तार पर अगर इस प्रकार से कुंडलियाँ लपेट दी जाएँ तो उसे हम बोल देंगे
धारावाही परिनालिका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड, ये हो जाएगी धारावाही परिनालिका। तो ये किसकी तरह व्यवहार करती है, बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक या छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु आपका व्हीटस्टोन जो सेतु है उस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर यह आधारित होता है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु पर। नेक्स्ट, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो वायु का बुलबुला देखिए बाहर, पानी के बाहर हो ये, तो ये किस प्रकार की शेप आपको दिख रही है, इस प्रकार के लेंस की शेप दिख रही है। ये लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस इसे हम कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, एक जगह इकट्ठी कर देता है। ये जल के बाहर तो रहेगा उत्तल लेंस, लेकिन जैसे ही हम इसको जल में डुबो देंगे, पानी के अंदर इसको डुबाने से इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, यानी कि ये बन जाता है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस ये बन जाएगा। अवतल यानी कि कनकेव लेंस यानी कि अपसारी लेंस, आपको इसका भी खास ध्यान रखना है, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कर देना है। नेक्स्ट, नंद गेट का बूलियन व्यंजक, ये आपके सिलेबस से हट चुका है तो आप यहाँ पे मत कीजिए इसको, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ, y बराबर a डॉट b पे बार, ये आता है इसका बूलियन व्यंजक। नेक्स्ट, आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है, तो देखिए आकाश का नीला दिखाई देना या फिर खतरे के सिग्नल लाल के होते हैं, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, देखिए 4 ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर करूँगा मैं, और अगर आपको बात अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर करता हूँ मैं यहाँ से। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वो जोड़ते हैं हम श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ में अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये तो हो गई आपकी 2 बातें क्लियर। श्रेणी क्रम में क्या बताया मैंने कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, और विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव काय में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। 2 बातें क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर धारामापी जो होता है, धारामापी से अगर हम बनाएं वोल्ट मीटर और अमीटर तो किस प्रकार से बनाते हैं। धारामापी से अगर वोल्ट मीटर बनाना हो, धारामापी से अगर वोल्ट मीटर हमें बनाना हो तो इसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसके साथ उच्च प्रतिरोध का तार, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं हम। और कौन सा तार जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार, ठीक है, उच्च प्रतिरोध का तार। तीसरी बात क्लियर हो गई। चौथी बात अगर मैं आपको बता दूं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चौथी बात इस प्रकार से हो जाएगी कि अगर धारामापी से कन्वर्ट करना हो आपको अमीटर में, धारामापी को अगर आपको अमीटर में बदलना हो तो इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, जिसे हम शंट कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कम प्रतिरोध का तार, ठीक है। 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं। 4 बातें मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, अमीटर को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। 2 बातें क्लियर, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके साथ में अतिरिक्त बातें जो बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान रखिए। 2 बातें और बताता हूँ कि धारामापी को अगर वोल्ट मीटर में बदलना हो तो उसको जोड़ते हैं हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार के साथ, और अगर धारामापी को अमीटर में बदलना हो तो उसके साथ जोड़ते हैं हम कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में। 4 बातें क्लियर। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन सही जोड़ी। खंड आ को खंड बा से मैच आपको करना है, तो देखिए मैच कर लेते हैं इनको। तो देखिए पहला है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो क्या हो जाएगी इसकी आवर्धन क्षमता, -V0/U0 1+D/FE। दूसरा है आपका ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण पर यह कार्य करता है। तीसरा है आपका अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काय का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का, ऊर्जा का छोटा मात्रक यह होता है। नेक्स्ट, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अमीटर क्या कार्य करता है, अमीटर धारा मापने का कार्य करता है। विद्युत सामर्थ्य यानी कि विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर VI इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच कर लेना है।
इंग्लिश मीडियम में भी आपको इसी प्रकार से मैच करना है। नेक्स्ट, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार से निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पी, और फोकस दूरी इसके व्युत्क्रम में होती है एफ, ये होती है मीटर में। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर आंसर। नेक्स्ट, किस गेट को व्युत्क्रमक गेट कहता है। तो देखिए ये तो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आप याद रख लीजिए, नोर गेट को व्युत्क्रमक गेट कहा जाता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। नेक्स्ट, दहली आवृत्ति क्या है। दहली आवृत्ति हो जाएगी आपकी एक ऐसी न्यूनतम आवृत्ति हो जाएगी, ये दहली आवृत्ति यानी कि V0, ये ऐसी आवृत्ति हो जाएगी कि इससे न्यूनतम अगर आवृत्ति हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। ठीक है, दहली आवृत्ति की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि यह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। तो देखिए, मैं तो विश्वास करता हूँ सूत्र पर, रट्टा तो मैं मारता नहीं हूँ, तो आपको भी ऐसा ही करना है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है FO/FE। ठीक है, F ऑब्जेक्ट यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE यानी कि I नेत्रिका की फोकस दूरी। तो देखिए दो स्थिति इसमें बन जाएगी। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाना है आपको, तो देखिए या तो आप नेत्रिका की फोकस दूरी को कम कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या फिर आप अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ा दीजिए तो भी ये आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो दो स्थिति में ये बढ़ जाएगी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ाने पर और नेत्रिका की फोकस दूरी को घटाने पर। तो ये आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो V बराबर क्या होता है, V/K होता है, यानी कि K जो होता है पराविद्युतांक, जो कुचालक माध्यम होता है K, वो इन्वर्स में होता है। तो अगर हम ये K का मान अगर बढ़ा दें, यानी कि K इसमें जोड़ दें, तो विभव का मान कम हो जाता है, ये व्युत्क्रम में होता है। तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का मान कम हो जाता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, कम हो जाता है विभव का मान। और अगर इसका पूछा जाए आपसे कि धारिता क्या होती है, तो धारिता होती है C बराबर CK। तो इस स्थिति में धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ जाती है लेकिन विभव कम हो जाता है। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है। तो विस्थापन धारा I का आपको सूत्र याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है विस्थापन धारा ID बराबर होती है d∅/dt, यानी कि ये इस कारण से उत्पन्न होती है। किस कारण से, d∅ क्या होता है आपका विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होती है विस्थापन धारा। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको कैसे सॉल्यूशंस लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम छापते रहेंगे पेपर। ठीक है, 70/70 की तैयारी चल रही है। तो जो स्टूडेंट्स ने अब हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप देख लो, इसी प्रकार से रहेंगे। ओम के नियम की दो सीमाएं और इसका अथवा है किरचॉफ का वोल्टता नियम। द्वितीय नियम आपको इसमें लिखना है। ओम के नियम की दो सीमाएं आप लिख सकते हैं कि यह धातु चालकों के लिए सत्य होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि तापमान अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल होता है आपका क्वाब F बराबर QVB sin थीटा। ठीक है, ये होता है, आपको याद रखना है, QVB sin थीटा। नेक्स्ट, 1 एम्पियर को परिभाषित आपको करना है। सातवां है आपका, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक कोण का मान आपको बताना है। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरणा में कोई दो अंतर आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9th वाला सिद्ध करने का है, तो आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 10वां, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, खतरे का सिग्नल लाल होना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब डिपेंड करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अथवा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो म्यू होता है वो तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही में तरंग दैर्घ्य के उत्क्रमानुपाती होता है, साथ ही में फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निरोधी विभव किसे कहते हैं और इसका अथवा है द्रव्य तरंगे डी ब्रोगली तरंगों के कोई दो गुण आपको लिखना है। 12वां आपका, नैंड गेट आप मत कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट
13वां क्वेश्चन, R1 और R2 को समांतर क्रम में आपको जोड़ना है और सिद्ध करना है R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। नेक्स्ट, अथवा इसका किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, मीटर सेतु का नामांकित चित्र और इसका अथवा विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में कोई 3 अंतर आपको लिखना है और इसका अथवा है 2 पतले लेंसों को परस्पर संयोग में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर f1 प्लस f2, ये वाला आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो सूत्र होता है आपका NP अपॉन NS वाला इज इक्वल टू VS अपॉन VP। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, आप इसको कर लीजिए याद। अथवा वाला आप है किसी कुंडली में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, कुंडली का प्रेरकत्व 100 हेनरी है, तो संचित ऊर्जा का मान, संचित ऊर्जा का सूत्र आप याद रखिए, U बराबर 1/2 LI²। ठीक है, सारे मान आपको दे रखे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व आप कर सकते हैं। लॉजिक गेट्स छूट चुका है, तो इसका अथवा वाला आप देख लीजिए। PN संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्रभिनति के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट है ये आपको याद कर ही लेना है। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अथवा वाला है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। 19वां क्वेश्चन जहर क्वेश्चन। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी जहर, जहरीला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्या है एसी जनित्र, क्या है एसी जनित्र यानी कि प्रत्यवर्ती धारा जनित्र होता है ये जनरेटर। रेखा चित्र बनाना है आपको इसका चित्र और इसका कार्यविधि का वर्णन आपको करना है। अथवा वाला LCR परिपथ आपसे पूछा गया है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 में से सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर हो जाता है कंप्लीट। 4 मार्च को छाप कर आ जाना 70/70, अगर आप मेरे वीडियो देख के जा रहे हो 3। अगर आपने अभी भी 3 वीडियोस कंप्लीट नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, कंप्लीट वॉच कर लो और परीक्षा में 70/70 प्राप्त करके आ जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।